हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई ने इस बार एग्जामिनेशन का पैटर्न एमसीक्यू रखा हुआ है। मैं आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्विज लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन आने के बाद 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। 5 सेकंड तक आपको अपना आंसर अपने माइंड में सेट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको आता है या नहीं आता है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाए और ये रहा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी इनमें से कौन सा वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो जी ये सबसे पहला वाला फ्लोर डिवीजन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर आ गया आपका लेस देन ग्रेटर देन वाले साइंस, उसके बाद एंड। तो आपको बताना है और ये क्या हमारी घड़ी भी शुरू हो गई। तो जल्दी से आपको इसका करेक्ट आंसर देना है कि इनमें से कौन सा वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए हमारा वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है। क्योंकि मेरे दोस्तों ये फ्लोर डिवीजन है, ये वाला जो है वो फ्लोर डिवीजन है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यानी एक तरीके से पंक्चुएटर मार्क्स, और ये लेस देन ग्रेटर देन वाले ये सारे साइंस हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये एक एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर यानी ये लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपके सामने टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर आप अपने माइंड में सोच लीजिएगा। आई थिंक इसका आंसर आप लोगों ने देखते ही सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहाँ पर जो P एक अलग स्ट्रिंग है और Q एक अलग स्ट्रिंग है, इन दोनों स्ट्रिंगों को जोड़ा जा रहा है कंकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से। तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर का काम ये होता है 2 अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड करना और कंबाइन करना। तो यहाँ पर एक P नाम का एक स्ट्रिंग है और एक Q नाम की अलग अलग स्ट्रिंग है। इन दोनों स्ट्रिंगों को जोड़ करके तो यहाँ RS की तो कोई बात ही नहीं है, PQRS की भी कोई बात नहीं है, PQ12 की कोई बात नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो PQ होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से एक चीज और सीखने को मिली कि कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंबाइन और ज्वाइन द 2 स्ट्रिंग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो आपके सामने ये रहे ऑप्शन, माय नेम, ट्रू और सेकंड नेम, उसके बाद माय नेम। और यहां पर आपकी घड़ी वड़ी शुरू हो चुकी है। 5 4 3 2 1। करेक्ट आंसर आपने सोच लिया होगा। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो करेक्ट आंसर है, जो इनवैलिड है, वो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसलिए इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि जो ट्रू है वो एक कीवर्ड है और कीवर्ड को हम लोग एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। और जो ऑप्शन नंबर सी है उसका जो स्टार्टिंग में जो डिजिट से शुरू हुआ है, इसलिए हम लोग उसको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। जब आपने आइडेंटिफायर पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी आइडेंटिफायर का नेम हम लोग डिजिट से शुरू नहीं कर सकते, स्टार्टिंग से डिजिट नहीं स्टार्ट कर सकते, और फिर कोई भी कीवर्ड्स को भी यूज नहीं कर सकते। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, इनमें से कौन सा इनवैलिड है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ठीक है। अब आपको इसमें से जो सही है वो बताना है। घड़ी वड़ी जी शांत स्टार्ट हो चुकी हैं। अब वो जब 5 4 3 2 1, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग सोच रखे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द वैलिड मेंशन। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी ये सारी चीजें हैं ये सारे वैलिड हैं।
हम लोग किसी भी आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोग वहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये जो तीनों ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में अंडरस्कोर ही यूज़ उसने करा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इनवैलिड है नहीं, इसका मतलब नन ऑफ द मेंशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनवैलिड वेरिएबल है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन के। अब इनमें से आपको इनवैलिड वेरिएबल बताना है। तो घड़ी बड़ी जी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। 5 4 3 2 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इनवैलिड के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ है, यानी डिजिट से स्टार्ट हुआ है। मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया एक्सप्लेनेशन पे कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ डिजिट। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन डैश एक्सेप्ट 3 कीवर्ड्स। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन डैश एक्सेप्ट 3 कीवर्ड्स। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला ऑप्शन है वो है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज और नन ऑफ द मेंशन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और हमारी घड़ी बड़ी जी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको जो टाइम के रहते आपको आंसर देना है, तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसीलिए है क्योंकि आप लोग ने नोटिस करा होगा कि पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे लोअर केस में होते हैं, केवल 3 को छोड़कर। कौन कौन से वो 3 हैं? एक है ट्रू, एक है फॉल्स और एक है नन। इन तीनों कीवर्ड्स को छोड़ करके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? लोअर केस में होते हैं। तो फिर इसको अगर हम लोग कंप्लीट करें तो इसका कंप्लीशन ये होगा कि ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन लोअर केस। किन किन को छोड़कर? 3 कीवर्ड्स को छोड़कर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल्स नेम इन पाइथन। इनमें से कौन सा ट्रू है वेरिएबल्स नेम से रिलेटेड। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनलिमिटेड लेंथ, दूसरा ऑप्शन है @ अलाउड, तीसरा क्वेश्चन है ओनली लोअर केस अलाउड और चौथा क्वेश्चन है नन ऑफ द मेंशन। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है वेरिएबल्स नेम से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारी घड़ी बड़ी जी का भी टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अनलिमिटेड लेंथ। आप कोई भी वेरिएबल की अनलिमिटेड लेंथ ले सकते हो, यानी उसमें कोई एक वो फिक्स नहीं है कि साहब इतनी ही लेंथ का होना चाहिए। और जबकि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, @ का साइन अलाउ ही नहीं है, यानी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है सिवाय अंडरस्कोर को छोड़ करके। ओनली लोअर केस अलाउड, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपर केस में भी अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो इनवैलिड स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट है। यहाँ पर टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आपको विद इन अ टाइम इसका आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन नंबर बी में आपका स्पेस इन्वॉल्व है, ए के बाद बी, बी के बाद सी और इधर आगे भी स्पेस इन्वॉल्व है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि वो एक इनवैलिड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इसका आउटपुट बताना है। आउटपुट ऑफ 0.1 प्लस 0.3 इज इक्वल टू यानी डबल इक्वल टू 0.3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए, बी ऑप्शन या सी या ऑप्शन डी। तो हमारी घड़ी बड़ी चीज स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्दी से इसका टाइम कंप्लीट हो और फिर करेक्ट आंसर हमारे सामने आए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो
जो डबल इक्वल टू है वो एक रिलेशनल ऑपरेटर है, यानी वो जो है वो कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो दीज ऑपरेटर कंपेयर टू ऑपरेंड टू वन अनदर। ये जो है ये केवल दो ही ऑपरेंड, यानी एक इधर हो और एक इधर हो, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ही यूज होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पर हमारा मामला जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर उसने दो दे रखे हैं, यहाँ पर एक दे रखा है, और इसलिए ये कंपेयर ही नहीं करेगा। या तो वैल्यू इसकी इनवैलिड आएगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। घड़ी बड़ी चीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम है इसका सही आंसर देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, और टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक तरीके से किस फॉर्म में होता है, वो a प्लस वी आई की फॉर्म में होता है, जहां पर इस फॉर्म में होता है जहां पर a जो है रियल पार्ट होता है, वी आई जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 + 3 1। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट की तरह नहीं है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इन पाइथन ये एक स्टेटमेंट उसने दे रखा है, उसके बाद आपको इस स्टेटमेंट की आंसर बताना है कि ये जो है, ये जो टिल्टेड साइन और ये 5 बार जो है वो 5 इवैल्यूएट टू 2 ये किसके इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो हमारी घड़ी बड़ी जी स्टार्ट हो चुकी है, अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों जल्दी से टाइम पूरा हो जाए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितनी, अब जैसे हम इनको काउंट करते हैं, ये टिल्टेड साइन को 1 2 3 4 5, यानी ये एक ऑड है। अगर ये ऑड आते हैं तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो हमारा नेगेटिव में होगा, और अगर ये इवन आते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर ये जो आए ऑड का मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये दे रखा था कि टिल्टेड साइन x इक्वल्स टू -x + 1। अब हमने x की जगह 5 को पुट करा, तो देखिएगा टिल्टेड साइन 5 इक्वल्स टू माइनस का 5 + 1, यानी टिल्टेड साइन 5 इक्वल्स टू -6 है, ठीक है। अब ये जो है ये 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये हुआ आंसर नेगेटिव में होगा। तो फिर यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, -6 होगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोर डाटा टाइप। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कोर डाटा टाइप नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो देखिएगा क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। हमारी घड़ी बड़ी जी स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो दोस्तों जल्दी से बताओ कि इनमें से कौन सा कोर डाटा टाइप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लास। ये एक तरीके से कोर डाटा टाइप नहीं है। अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन अ पाइथन प्रोग्राम व्हाट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पता होगा ना, तो देखते हैं क्या है। डिफाइंस प्रोग्राम स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर, या फिर डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, या फिर डिक्टेट्स व्हाट हैपन्स बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट, या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपका इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ इलिफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, तो ये क्या काम करते हैं, ये हमारे एग्जीक्यूशन के फ्लो को अपने हिसाब से, यानी कंडीशन के हिसाब से फ्लो कराते हैं प्रोग्राम का। तो ऑप्शन नंबर बी भी यही कह रहा है कि डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स।
ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट कीवर्ड वुड यू यूज टू ऐड एन ऑल्टरनेटिव कंडीशन टू एन इफ स्टेटमेंट। यानी इफ स्टेटमेंट में अगर हमारे पास और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं तो हम कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये रहे ऑप्शन। अब आपको इन ऑप्शंस में करेक्ट आंसर बताना है। तो हमारी घड़ी बड़ी जी स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको फटाफट जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी से बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब ये हुआ इफ स्टेटमेंट, यानी इफ कीवर्ड्स जब आपके पास मोर देन 2 कंडीशन, 1 कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन होती हैं, तब आप लोग इफ स्टेटमेंट को यूज करते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट विल चेक इफ A इज इक्वल टू V। अगर A V के इक्वल है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो ये सारी चीज को चेक करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, घड़ी बड़ी भी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, यानी वैल्यू को चेक करने के लिए कि ये इक्वल है या नहीं है, ये गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट भी ठीक है और ये क्या काम करेगा, ये इक्वल टू ऑपरेटर है जो कि चेक करेगा कि ये दोनों इक्वल हैं। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट वैलिड फॉर लूप इन पाइथन। अब आप फॉर लूप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपकी घड़ी बड़ी जी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट या फिर सिंटैक्स है फॉर लूप से रिलेटेड। तो हमारा टाइमर खत्म हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। देखिएगा ये वाली जो चीज़ है ये हमारी C++ या सी वगैरह में लिखी जाती थी, लेकिन हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन में आपने फॉर आई इन रेंज 0,5 लास्ट कोलन, ये सिंटैक्स सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलन नहीं लगा हुआ है लास्ट में और इसमें भी कोलन नहीं लगा हुआ है लास्ट में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वुड बी जनरेटेड इन द गिवन लाइन ऑफ कोड। ये एक कोड है रेंज 5 0 -2। अगर सपोज ये कोड को हम एग्जीक्यूट करें तो लगभग क्या पॉसिबल आउटपुट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुके हैं और हमारी घड़ी बड़ी भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फटाफट आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, क्योंकि इटरेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 5, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है। कहाँ से हमारा इटरेशन स्टार्ट होगा? 5 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। उसके बाद कितने स्टेप वो क्या काम करेगा, स्किप करेगा? तो वो है -2। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5 then 3 then -1। तो दोस्तों ये तो आप लोगों ने सीखा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है प्रिडिक्ट द आउटपुट, यानी हमको एक आउटपुट बताना है कि ये जो सामने कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो X में ABCDEF एक स्ट्रिंग है, I में हमने एक स्मॉल i की भी एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है। उसके बाद while I in X प्रिंट I कॉमा एंड इक्वल्स टू टिक। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों आई थिंक आपने इस कोड को देखते ही इसका आउटपुट निकाल लिया होगा और हमारी घड़ी बड़ी भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आई में हमने आई इक्वल दे रखा है। उसके बाद हम लोग ये पूछ रहे हैं व्हाइल आई इन एक्स,
आई में तो है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है बिकॉज आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू विच कैन नॉट बी यूज इन इटरेशन। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्रिडिक्ट आउटपुट x इक्वल्स टू 12 दे रखा है फॉर i इन x एंड देन प्रिंट i। तो दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट फटाफट आप लोग सोच लीजिएगा अपने माइंड में, ये तो बहुत सरल है। इसका आउटपुट क्या होगा? घड़ी बड़ी जी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं और 5 4 3 2 1। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें एरर शो करेगा क्योंकि इस gives types error means int object is not iterable, यानी i in x जो है वो कैसा है, वो एक इंटीजर टाइप का है और वो उसको हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, इटरेशन में यूज कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि which type of error occurs when rules of programming language are misused, यानी अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग में रूल्स को मिसयूज करा है तो किस टाइप की आपके सामने एरर आएगी। तो दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन और हमारा टाइम शुरू होने वाला है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी सिंटेक्स एरर आएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोग्रामिंग में किसी के सिंटेक्स को गलत लिख रहे हो तो फिर सिंटेक्स एरर तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। अगर आपको हमारी इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर आपको हमारे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और भी इस टाइप के क्वेश्चंस चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।